हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आपका जून 2023 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स के बारे में कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स कितने होते हैं, क्या उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है और उन स्टेप्स के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं। तो आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए हर एक स्टेप के बारे में। मोस्टली एवरी शिफ्ट में आपसे रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना के दे दिया है कि कितने स्टेप्स होते हैं। टोटल 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। उन 7 स्टेप्स का क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर है और हम एक ओवरव्यू देखा हमने उस वीडियो के अंदर कि हम उन सातों स्टेप्स के अंदर बेसिकली करते क्या हैं, है ना। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कितने स्टेप्स होते हैं और उन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स का क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर है और उन स्टेप्स के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जानने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस होती है आपकी एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। अब टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब है आपका टेम्पररी सॉल्यूशन। अब आपने कोई प्रॉब्लम चूज करी कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं काम करने वाली हूँ, तो आपको उस प्रॉब्लम का अपने अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन चूज करना होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना। कि मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो होगी आपकी टेंटेटिव हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने बनाई अपनी थर्ड स्टेप के अंदर अपनी हाइपोथेसिस, है ना। टोटल रिसर्च के 7 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो वहां पे बनाई हमने हमारी टेंटेटिव सोल्यूशन, यानी कि हमने हमारी हाइपोथेसिस बनाई। अब सिक्स्थ स्टेप के अंदर हम आते हैं, उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे अब हम सिक्स्थ स्टेप के अंदर, ठीक है। तो सिक्स्थ स्टेप क्या होता है, हमारा एनालाइज करना, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और हमारी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है वहां पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप बाय स्टेप हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमारे हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, हमारी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल को सेटअप करेंगे। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, अब मैं सपोज किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरी रिसर्च में कितने परसेंट चांसेस हैं एरर होने के, यानी कि गलती होने के कितने परसेंट चांसेस हैं मेरी रिसर्च के अंदर, वो लेवल को मैं सेटअप करूंगी, ठीक है। तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 2% तक ही हो सकता है, या तो 1% या फिर 5%, ठीक है। अगर 1% आपका सिग्निफिकेंस लेवल आता है, इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो 99% सही है। लेकिन अगर आप अपना सिग्निफिकेंस लेवल 5% तक सिलेक्ट करते हो, इसका मतलब आपकी रिसर्च 95% सही है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सिर्फ 1% और 5% ही क्यों, हो सकता है मेरी रिसर्च में तो 5% से ज़्यादा गलतियां हो, है ना। 5% से ज़्यादा एरर होने के भी तो चांसेस हो सकते हैं ना, बिल्कुल चांसेस तो बिल्कुल हो सकते हैं। 5 का 10%, 20% एरर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% तक ही रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च 5% से ज़्यादा उसमें गलतियां हो सकती है, तो आप ऐसी रिसर्च को टेस्ट ही मत करो, छोड़ दो ऐसी रिसर्च को, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च में आपको लगता है कि सिर्फ 5% तक ही एरर हो सकता है, तब आप अपनी रिसर्च को क्या करो, टेस्ट करो, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि 5% से ज़्यादा इसमें एरर होने की चांसेस है, गलतियां होने की संभावना है, तो ऐसी रिसर्च को आप टेस्ट ही मत करो, ऐसी हाइपोथेसिस को टेस्ट मत करो, आप छोड़ दो वहाँ पे, ठीक है। तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल 2% तक होता है, एक होता है 1%, दूसरा होता है आपका 5%, ठीक है। तो ये हमने सेकंड स्टेप में क्या करा, हमारी सिग्निफिकेंस लेवल को सेटअप करा। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टेस्ट लगा के हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काफ़ी अलग अलग, है ना, मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। जी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, यू टेस्ट हो गया, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम
एक ही तरीके के टेस्ट को सभी टाइप्स की जो हमारी रिसर्च है उस पे नहीं लगा सकते हैं। हर तरह के रिसर्च के लिए अलग-अलग टेस्ट होते हैं, तो हमको हमारी अकॉर्डिंग, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग एक टेस्ट को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमारा टेस्ट डिसाइड करेंगे कि हम कौन-सा टेस्ट हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम टेबल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब टेबल वैल्यू क्या होती है, आपने जो भी टेस्ट चूज करा है अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो हर एक टेस्ट की एक टेबल वैल्यू होती है। ठीक है, आपके पास में कोई टेबल मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आपको हर एक टेस्ट की एक टेबल वैल्यू लिखी हुई होगी। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, या फिर हम अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी वो टेबल वैल्यू। ठीक है, तो हर एक टेस्ट की एक टेबल वैल्यू होती है, तो आपको अपने टेस्ट के लिए अपनी टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, टेबल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम हमारी कंप्यूटेड वैल्यू निकालते हैं। अब कंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है, आप जो टेस्ट करने वाले हो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उस टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उस फॉर्मूले के अंदर जो भी आपने डेटा को कलेक्ट करा है ना, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट करा है अपनी रिसर्च को करते टाइम पे, उस डेटा को आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। ठीक है, उस वैल्यू को आप फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, और फिर उससे जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है आपकी कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, तो फिर अब फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करा, अपनी कंप्यूटेड वैल्यू निकाली, और सिक्स्थ स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, अपना डिसीजन लेते हो। यानी कि आप अब क्या करते हो, अपने सारे टेस्ट लगा लिए, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया, तो अब आप डिसीजन लोगे कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब डिसीजन लेने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपकी कंप्यूटेड वैल्यू के थ्रू, दूसरा तरीका होता है आपकी पी वैल्यू के थ्रू। ठीक है, तो अब पी वैल्यू से भी आपका एक क्वेश्चन आया था आपके इस वाले एग्जाम के अंदर, जून 2023 के अंदर भी आपका पी वैल्यू से एक क्वेश्चन आया था किसी एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटेड वैल्यू के थ्रू हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से छोटी हुई, तब तो हम क्या करेंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा निकली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका होता है कंप्यूटेड वैल्यू के थ्रू अपना डिसीजन लेने का, दूसरा तरीका होता है पी वैल्यू के थ्रू अपना डिसीजन लेने का। अब पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू होती है आपकी प्रोबेबल वैल्यू। पी वैल्यू क्या होती है, आपकी प्रोबेबल वैल्यू, यानी कि आपने कोई टेस्ट करा, ठीक है, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करा, उसका जो रिजल्ट आया, आपने दोबारा से वही सेम टेस्ट करा, उसका दोबारा से वही सेम रिजल्ट आया, तो वो होती है आपकी पी वैल्यू। ठीक है, अब पी वैल्यू के थ्रू आप रिजल्ट कैसे निकालते हो, पी वैल्यू के थ्रू आप रिजल्ट निकालते हो, अगर आपने आपकी जो पी वैल्यू है अगर वो स्मॉल आती है, तो आप क्या करते हो, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, अदरवाइज आप अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम बार बार आप नल हाइपोथेसिस की ही बात क्यों कर रहे हो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी तो होती है। जब भी हम टेस्ट करते हैं ना, तो याद रखना हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है, बेसिकली होती तो दो हाइपोथेसिस है, नल और अल्टरनेटिव, और फिर अल्टरनेटिव के अंदर भी काफ़ी सारी हाइपोथेसिस होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, काफ़ी सारी हाइपोथेसिस होती है, लेकिन बेसिकली दो ही हाइपोथेसिस होती है आपकी, मेजरली नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें से हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हुई है या फिर फेल टू रिजेक्ट हुई है। अब फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है, या तो एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो हम एक्सेप्ट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट। ये हमारी कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते टाइम पे ये टेक्निकल वर्ड्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेप्स ऑफ जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।